हेलो एवरीवन। एक न्यूज़ तो सबने सुना होगा कि वाइस प्रेसिडेंट जी ने रिज़ाइन कर दिया है अपने पोस्ट से। हेल्थ का कुछ इशू था, इस वजह से इन्होंने रिज़ाइन किया है। ये वो न्यूज़ है टाइम्स ऑफ इंडिया की जिसमें ये लिखा गया है कि आर्टिकल 67A के अंदर इन्होंने जो है प्रेसिडेंट जी को अपना रेजिग्नेशन दिया है। तो आइए हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में। तो क्या क्या हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट या कौन कौन से आर्टिकल हमारे वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं, और ऐसा क्या सर्कमस्टेंसेज होता है जो वाइस प्रेसिडेंट हमारा प्रेसिडेंट के जैसे वर्क करता है, और इलेक्शंस कैसे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, क्वालिफिकेशंस क्या क्या होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, रेजिग्नेशन वो देते हैं तो किसे देते हैं, और जब वो रिजाइन करते हैं तो उस टाइम उनके जो ऑफिस का रोल रहता है वो कौन प्ले करता है, ओथ और अफर्मेशन उनके बारे में पढ़ेंगे, और उनका इम्पीचमेंट या रिमूवल कैसे होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि सबसे पहले जब आप कोई भी बॉडी पढ़िए, कोई भी पार्ट पढ़िए, तो सबसे पहले आप देखिए कि किस पार्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में वो डिस्कस किया गया है। तो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर डिस्कस किया गया है। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर डिस्कस किया गया है। और ये भी आप जानिए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस आपका किस रैंक पे होता है। कभी कभी स्टेट पीसीएस में ये पूछ लिया जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट आपका सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है आफ्टर द प्रेसिडेंट। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। तो आर्टिकल 63 में जो है आपका ये दे रखा है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। आर्टिकल 64 में ये दे रखा है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है आपका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, किसका, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब हो गया आपका ये राज्यसभा की बात कर रहा है। ठीक है, अब आपको हम आगे ले चलते हैं। 65 आर्टिकल, इसमें यह है कि ऐसा कौन कौन सा टाइम है कि जब आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का फंक्शन करेगा। तो इसमें दे रखा है कि ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो एब्सेंस तो समझ में आ रहा होगा कि जब प्रेसिडेंट आपका एब्सेंट हो जाए तो आप जो है वहां पे जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होगा वो प्रेसिडेंट का काम करेगा। लेकिन व्हाट इज कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कैजुअल वैकेंसी क्या होती है, कैजुअल वैकेंसी, ठीक है, कैजुअल वैकेंसी जो आपकी होती है वो मान लिया कि डेथ हो गया, किसका, प्रेसिडेंट का डेथ हो गया, या फिर प्रेसिडेंट ने आपके रिजाइन कर दिया। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी, डेथ हो गया, रिजाइन हो गया, या फिर आपका जो इलेक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का या फिर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन था वो क्या हो गया, नल एंड वाइड हो गया। ठीक है, इलेक्शन आपका क्या हो गया, नल एंड वाइड हो गया, तो वो क्या हो जाएगा आपका कैजुअल वैकेंसी के अंदर माना जाएगा। नल एंड वाइड इलेक्शन कौन डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कंडीशन है इसमें आप क्या ले सकते हो कि डिस्क्वालिफिकेशन हो गया उनका, क्योंकि जो आपका प्रेसिडेंट होता है वो मेंबर ऑफ द, इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो मेंबर ऑफ द लोकसभा बन सकता है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस ऐसे हैं कि जिनके अंदर आपको कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इलेक्शंस कैसे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं वो कौन होते हैं, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के जो एमपीज होते हैं, यानी कि इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होगा, एमपीज ऑफ द, एमपीज ऑफ द राज्यसभा प्लस लोकसभा, एमपीज ऑफ द राज्यसभा प्लस लोकसभा। ठीक है, उसके बाद वोटिंग कैसे होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होती है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। ठीक, और सीक्रेट बैलेट से होता है। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंस सेम टाइम पे देखें हम लोग, तो जब आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ते होगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या पढ़ते हो कि उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें तो आपके एमपीज होते ही हैं राज्यसभा प्लस लोकसभा के, प्लस आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के एमएलएज भी होते हैं। उसके अलावा आपके और कौन होते हैं, यूटीज के भी, जो ऐसे यूटीज जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां के भी एमएलएज होते हैं। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, केवल और केवल आपके जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं और जो लोअर हाउस यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज ही पार्टिसिपेट करते हैं। और क्या दे रखा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होने चाहिए, या फिर किसी भी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के मेंबर नहीं होने चाहिए। ठीक, अब हम लोग आगे आते हैं कि क्या क्या इनके से जो भी मैटर्स रिलेटेड हैं प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से
उसके बारे में थोड़ा हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये आर्टिकल 71 में दिया गया है आपके। इसमें लिखा गया है कि कोई भी अगर डाउट अराइज होता है, डिस्प्यूट अराइज होता है, तो वो कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो वो जो है आपका कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड। ठीक है। फिर उसके बाद अगर इलेक्शन, जैसे आपका इसमें लिखा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एक लॉ बना सकती है। क्या बना सकती है? लॉ बना सकती है। किस चीज के लिए लॉ बना सकती है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक, तो कौन सा लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है? प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब भी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो उनको इलेक्शन के नॉमिनेशन के फाइल करने के लिए 20 प्रपोजर्स और 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स उनको चाहिए। मतलब 20 इलेक्टर उनको प्रपोजर के जैसे और 20 इलेक्टर एज सेकेंडर के जैसे। यही आपका जब प्रेसिडेंट आपने पढ़ा होगा, प्रेसिडेंट के केस में आपने क्या देखा होगा कि 50-50 वहां पे चाहिए होते, 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। ठीक है, एंड 50 एज सेकेंडर्स। ठीक, अच्छा, और सिक्योरिटी फी 15,000 पे करनी होती है। अगर कैंडिडेट सिक्योर नहीं कर पाता, कितना 1/6 ऑफ द वोट, तो वो सारा का सारा पैसा फॉरफिट यानी कि जब्त कर ली जाती है। इलेक्शन डिस्प्यूट्स कौन रेज कर सकता है? इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो है या तो जो उनके अपोजिट के कैंडिडेट हैं, जो जो लोग मतलब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो लोग रेज कर सकते हैं, या फिर 20 या उससे ज्यादा इलेक्टर्स इलेक्शन डिस्प्यूट्स कंटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इलेक्शन डिसाइड कौन करेगा? डिस्प्यूट्स को डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है हमारी जो हायर अथॉरिटी है। ठीक है, अब आते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए। सबसे पहला जो हर एक चीज में आपको कॉमन है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में, कि शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो सब में कॉमन है। कितना एज होना चाहिए? 35 ईयर्स का एज होना चाहिए। कितना एज होना चाहिए? 35 ईयर्स का एज होना चाहिए। उसके अलावा इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि ये राज्यसभा के लिए ये एटलीस्ट वहां के, क्योंकि वहां के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, तो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पे एमपी के लिए वो क्वालिफाई होने चाहिए। अच्छा, इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट आपने क्या देखा होगा, यहाँ पे लिखा रहता है कि वो लोकसभा के लिए क्वालिफाई होने चाहिए। अच्छा, और क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए? कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करते हो अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, अब आते हैं हम कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, कि वाइस प्रेसिडेंट जो है कितने टाइम के लिए अपने ऑफिस को होल्ड करता है, ये आपका दे रखा है आर्टिकल 67 में। ठीक, तो कितना होता है टर्म ऑफ ऑफिस? 5 ईयर्स का होता है। जैसा कि इन जनरल जो हमारे टर्म्स है मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का भी या फिर किसी का भी वो 5 ईयर्स ही है। कहीं कहीं पे है, जैसे आपका कहीं कहीं पे यूपीएससी चेयरमैन वगैरह का, सीएजी वगैरह का वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, इलेक्शन कमीशन का भी डिफरेंस हो जाता है, तो 5 ईयर्स से अलग हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 5 ईयर्स का ही ड्यूरेशन होता है। वाइस प्रेसिडेंट किसको अपना रेजिग्नेशन देता है? ठीक है, तो रेजिग्नेशन वो किसको एड्रेस करेगा? एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देगा? एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। अच्छा, फिर जब वाइस प्रेसिडेंट को और कैसे हम रिमूव कर सकते हैं? एक हम वही इम्पीचमेंट का भी मैंने एक बाद में लिखा हुआ है अलग से भी, लेकिन यही सेम चीज है कि एक आप जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स से के थ्रू एक आप रेजोल्यूशन पास कराएंगे और उसमें आप उस रेजोल्यूशन को मेजोरिटी से पास करेंगे। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से पास करेंगे, फिर उसको आप हाउस ऑफ पीपल में भेजेंगे, फिर उसके बाद उसको कम से कम 14 डेज के अंदर में उसको पास कर लेंगे। जैसे हम मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे आप। सबसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि आपका राज्यसभा में एक रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में जब आपका रिजोल्यूशन पास हो जाएगा फिर यहाँ से ये जाएगा लोकसभा में। अच्छा, जो भी आपका रिजोल्यूशन स्टार्ट होगा तो इनको 14 डेज की प्रायर नोटिस दी जाती है। ठीक है, 14 डेज प्रायर नोटिस दी जाती है। फिर लोकसभा में जाएगा ये, लोकसभा में वहां पर इनको डिफेंड करने का मिलेगा मौका। अगर वहां पे भी ये पास हो जाता है स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो इम्पीचमेंट इनका हो जाएगा। ठीक, एक चीज और इसमें लिखा हुआ है
कि वाइस प्रेसिडेंट का टर्म अगर एक्सपायर हो जाता है, मान लिया एक टर्म कितना है, टर्म है इनका 5 ईयर्स, 5 ईयर्स एक्सपायर हो जाता है और अगर अभी तक इलेक्शन नहीं बन नए वाइस प्रेसिडेंट का, तो वो अपने ऑफिस को होल्ड किए रहते हैं कंटिन्यू, यानी कि वो 5 साल के बाद भी होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से क्या निकला आपका एनालिसिस, क्या निकला यहाँ से एनालिसिस क्या किया आपने कि वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस आफ्टर द टर्म ऑफ हिज एक्सपायरेशन, मतलब जो उनका टेन्योर है, कैन होल्ड ऑफिस आफ्टर 5 ईयर्स ऑल्सो, अगर इलेक्शन नहीं हुआ है कोई भी, ठीक है। यानी कि क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट तब तक रहेगा जब तक कि कोई नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के आ नहीं जाता है, ठीक है। ऐसा अच्छा कि आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ऐसा और किस ऑफिस में होता है कि वो जो है अपने टर्म के बाहर भी जो है ऑफिस में रह सकता है। आपको मैं ऑप्शन दे सकता हूं कि जैसा ये चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो समझ लीजिए वो चेयरमैन होता होगा दूसरे हाउस का। अब आप यहाँ से ऑप्शनल लेकर के अपना कमेंट सेक्शन में आंसर डाल सकते हैं कि कौन है ऐसा जो अपने ऑफिस को होल्ड कर सकता है आफ्टर 5 ईयर्स टेन्योर के बाद भी। फिर टाइमिंग ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, अगर अब जैसे अब इस केस में क्या हुआ है, अभी अभी क्या हुआ, वाइस प्रेसिडेंट ने जो है अभी रिजाइन किया है, तो क्या हो गया, रिजाइन किया। अब इनके वैकेंसी को कौन फुलफिल करेगा, तो सबसे पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। रिजाइन किया, वैकेंसी हुई, ठीक, वैकेंसी हुई वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस में, तो हु विल फुलफिल हिज ऑफिस, हु विल प्ले द रोल, हु विल प्ले रोल। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि कोई इनका रोल प्ले, वाइस प्रेसिडेंट का रोल कोई नहीं प्ले करेगा, बस चेयरमैन। तो हाउ, कैसे आपका जो राज्यसभा में आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो भी प्रोसीडिंग्स होनी है, हाउस बिजनेस परफॉर्म होने हैं, वो कैसे होगा, तो वो जो डिप्टी चेयरमैन होगा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विल परफॉर्म हाउस फंक्शन, बट वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन नहीं, केवल ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स का फंक्शन, ठीक है, हाउस फंक्शन, ठीक। अच्छा, इलेक्शन कैसे हो, इसमें क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर कोई वैकेंसी होती है, कैसे वैकेंसी हो गई है, एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, यानी कि उनका टर्म एक्सपायर हो रहा है वाइस प्रेसिडेंट का, तो उसको आप कब करेंगे, मतलब जब भी कंप्लीट होने जा रही है टर्म उनका, उसके पहले ही आप इलेक्शन करा लीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, जैसे उनका डेथ हो गया या फिर रेजिग्नेशन हो गया, जैसे इस केस में रेजिग्नेशन हुआ है, या रिमूवल हो गया उनका, यानी कि इम्पीचमेंट हो गया, तो आप कब कराएंगे, एज सून एज पॉसिबल, यानी कि यहाँ पर कोई भी टाइम लिमिट डिफाइन नहीं किया गया है, नो टाइम लिमिट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कब तक आपको जो है इलेक्शन करा लेना है अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करता है, ठीक है, नो टाइम लिमिट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। अच्छा, अगर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वो जो है अपना ओथ या अफर्मेशन जो भी बोलते हैं, वो किसको देते हैं, तो सबसे पहले वो जो है प्रेसिडेंट के पास होता है उनका ओथ, अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो सीजीआई के पास होता है, या फिर सम पर्सन अपॉइंटेड ऑन बिहाफ बाय हिम, ठीक है। ये आर्टिकल 70 में एक और चीज दे रखा है कि ये प्रेसिडेंट का फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं कुछ कंटिजेंसीज में, ठीक है। वो फंक्शन कौन डिफाइन करके देगा इनको, तो वो फंक्शन इनको पार्लियामेंट डिफाइन करके देती है। इम्पीचमेंट का मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है आपका, राज्यसभा में एक जो है रिजोल्यूशन इनिशिएट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना कि प्रेसिडेंट के केस में रिजोल्यूशन आइदर हाउस आपका इनिशिएट कर सकती है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में केवल आपको कौन करेगा, यहीं पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूं कि इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट, आपका जो इन केस ऑफ प्रेसिडेंट अगर रिमूवल कर रहे हो आप, तो आइदर हाउस जो है आपका कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स, आइदर हाउस, ठीक।
लेकिन अगर आपका वाइस प्रेसिडेंट का केस है वही सेम, तो वाइस प्रेसिडेंट के केस में आपका केवल और केवल राज्यसभा ही रेजोल्यूशन स्टार्ट कर सकती है, और इस रेजोल्यूशन को आपका स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है उस हाउस में। फिर वहां से ये पास होके कहाँ जाएगा, आपका सेकंड हाउस आपका क्या है, लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में जाएगा, वहां पे भी कितना रहेगा, वहां पे भी आपका स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना होता है। ठीक है। और एक चीज और लिखा है कि जब भी आप रेजोल्यूशन इनिशिएट करोगे तो कम से कम 14 डेज का प्रायर नोटिस दोगे आप, ताकि वो भी डिफेंड कर सके ना कि क्या रीजन है, क्यों आप उनको इम्पीचमेंट कर रहे हो, क्यों आप उनका रिमूवल कर रहे हो। 14 डेज का प्रायर नोटिस आप दोगे, किसको दोगे, टू वाइस प्रेसिडेंट। ठीक। अच्छा, अब लास्ट में मैंने ये कुछ क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन लिखने से, क्वेश्चन आंसर करने से क्या हो जाता है, थोड़ा याद करने में आसानी होती है। तो मैंने इसमें लिखा है कि क्या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैन दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी इन ऑफिस रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल कर सकती है। टर्म ऑफ 5 ईयर्स के बाद भी वो कर सकता है, जब तक कि सक्सेसर कोई अपने ऑफिस को एज्यूम नहीं कर लेता। हु परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, कोई बात नहीं, कौन परफॉर्म करेगा अगर कोई वैकेंसी होती है उनके एक्सपायरेशन के बाद। कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है उस मैटर पर। ठीक है। अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी खाली हो जाती है, किस किस तरीके से खाली हो जाती है, जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इस मैटर पे भी कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन एज ए चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट कौन परफॉर्म करता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो वहां का डिप्टी चेयरपर्सन होगा आपका, ठीक है, डिप्टी चेयरपर्सन होगा वो आपका, यानी डिप्टी चेयरमैन होगा, वो परफॉर्म करेगा राज्यसभा का काउंसिल ऑफ स्टेट्स का फंक्शन। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन नहीं वो परफॉर्म करेगा, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में बस परफॉर्म करेगा फंक्शन, ताकि हाउस का जो प्रोसीडिंग्स है वो चल सके। ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ वाइस प्रेसिडेंट का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू, आई होप कि आप लोगों को पसंद भी आया होगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।